गुड मॉर्निंग। डीएसएसबी मैथ सीरीज़ में फिर से आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर रहेगा देखो वो रहेगा दास ग्रेड 4, जिसका पोस्ट कोड है 2/17। और इस पोस्ट का हम एक पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। वो शिफ्ट थी 3/9/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट। आज जो शिफ्ट हम करेंगे वो रहेगी 3/9/2019 की इवनिंग शिफ्ट, जिसकी टाइमिंग्स थी 4:30 to 6:30 PM। 40 क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ मिलेंगे आज, और वो डिवाइडेड होंगे दो पार्ट्स में। पहला पार्ट भी 20 क्वेश्चंस का रहेगा और दूसरा पार्ट भी। और ये 40 के 40 क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर। पेपर के पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। उससे पहले आप एक छोटी सी गलती ठीक कर लेना। ऑप्शन में आपको ना 37 नहीं नज़र आ रहा, बल्कि 17 नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शंस को ठीक मानते हुए हम इसको 17 लिख रहे हैं। अब लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें यहाँ बताना होगा। तो देखो ये 3 फ्रैक्शंस ऐसी हैं जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा जा रहा है डिनोमिनेटर से, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा जाता है तो आपको पता है कि ऐसे फ्रैक्शन से जो वैल्यू हमें मिलती है ना वो लेस देन 1 मिलती है। जबकि 2 फ्रैक्शंस यहाँ पर ऐसी भी है जहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब इन दोनों जगह पर हमें 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो पहली ही स्टेज में हमें पता चला कि 5 में से 3 नंबर तो लार्जेस्ट हो ही नहीं सकते। अब 23/21 और 19/17 में हमें लार्जेस्ट का पता करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। अगर आप चाहो एलसीएम ले सकते हो, अगर आप चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर सबसे आसान तरीका होगा डिवाइड करना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, देखो 21 एक कम 21 बचेगा 2, और डेसिमल लगाते 0 लिया तो 20 अभी भी छोटा है देखो 21 से, तो इसका मतलब फिर से 0 लेना होगा। तो ये वैल्यू बनेगी 1.0 कुछ। अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 17 एक कम 17 बचा 2, फिर डेसिमल लिया, यहाँ 0 लिया, 17 एक कम 17, तो इसकी वैल्यू होगी 1.1 कुछ। तो आप बहुत आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये रिज़ल्ट बड़ा होगा, तो बड़ी फ्रैक्शन होगी, इसलिए 19/17। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बड़े ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझो। कहता है 15 किलो अंगूर है, ग्रेप्स है, जिनमें 90% है वाटर। अगर 90% वाटर होगा ना, तो वाटर के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है फ्रूट्स में वो रहता है पल्प, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुद्दा। और पल्प का मतलब होता है इनर पार्ट, अंदर का जो भाग होता है। तो 10% यानी कि पल्प रहा होगा। फिर जब हमने इन ग्रेप्स को रखा सनलाइट में तो हुआ क्या कि वाटर रह गया इनमें 85%। तो इसका मतलब पल्प 15% बचा होगा। और ये बात आप समझ लो कि पल्प का वेट जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। पल्प का वेट कभी बढ़ता नहीं है, कभी घटता नहीं है। वो दोनों कंडीशंस में क्या रहा होगा, सेम। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर मुझे पता करना है कि पहले वाले जो ग्रेप्स थे, लिख देते हैं यहाँ पर, जो पहले ग्रेप्स थे उनमें कितना परसेंट था पल्प, तो वो 10% था। अगर पहले वाले ग्रेप्स का मैं 10% निकाल लूँ तो ये वेट आएगा मेरा पल्प का, कि पहले इतना वेट था पल्प का। अब कितना वेट है पल्प का, तो अब वाले जो ग्रेप्स हैं उन्हीं का 15% निकालना होगा। तो कितना वेट आया पल्प का वो पता चलेगा। और पल्प का वेट रहता है देखो हमेशा सेम। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पहले वाले ग्रेप्स और अब वाले ग्रेप्स के बीच में वेट का एक रेशियो। और वो रेशियो क्या होगा, देखो अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे ना तो होगा कुछ नहीं, ये नंबर 3 इधर आ जाने हैं और ये 2 इधर आ जाने हैं। तो 3:2 में ये वेट रहा होगा। हालांकि पहले वाले ग्रेप्स का जो वेट है वो हमें 15 किलोग्राम दे रखा है। तो 3 यूनिट अगर 15 किलोग्राम है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, या फिर 5 गुना। तो जब यहाँ भी आप 5 गुना करोगे तो अब इन ग्रेप्स का जो वेट रह गया ना टोटल, वो रह गया 10 किलोग्राम। यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर आपसे ए और बी का एलसीएम पूछा है। ए और बी की वैल्यूज़ आपको गिवन है। एलसीएम का बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है एक ये। देखो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, 25 और 50, और इनका मैं एलसीएम पूछूँ, तो एलसीएम का मतलब आप क्या समझते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर ही एलसीएम होगा। और इन दोनों के टेबल में आने वाला नंबर खुद 50 ही है। 50 अपने टेबल में भी आता है, 25 के में भी आता है, और ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल है ये।
तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर्स में से अगर एक नंबर इस दूसरे नंबर को काट पा रहे हैं तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। उसी तरीके से अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो इनके 201 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 67, 202 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 101, 203 को हम लिख सकते हैं 7 गुना में 29 और 204 को हम लिख सकते हैं 4 गुना में 51। तो बस मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये नंबर्स इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो आप बड़े ध्यान से देखो भाई 3 भी है ऊपर, 3 से 3 घटा 67 भी ज़रूर मिलेगा 200 तक है सीरीज़, 2 भी मिलेगा 101 भी, 7 भी, 29 भी, 4 भी और 51 भी। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना बी, ये डिवाइड कर पा रहा है ए को, और बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है वो आपको नज़र ही आ रहा है ए। तो इसीलिए इनका जो एलसीएम होगा ना वो ए रहेगा, ए इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक्चुअली में एलिगेशन पर है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और एलिगेशन मेथड आप सबने पढ़ रखा होता है। तो एलिगेशन में होता क्या है कि अगर मैं एलिगेशन करूँ एवरेज और एवरेज का, तो बीच में मुझे रखना होगा सभी पूरे ग्रुप का एवरेज, और लास्ट में जो रेशियो हमारे पास आएगा ना वो इन चीज़ों का आएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स का आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ टर्म्स का जो काम करेंगे ना वो करेंगे मेल्स और फीमेल्स, कि नंबर ऑफ़ मेल्स, नंबर ऑफ़ फीमेल्स। अभी ये जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं वो तो बाद में देखेंगे, बट इनकी जो एवरेज सैलरी हमें गिवन है वो है 15,000 रुपये। फीमेल्स की जो हमें एवरेज सैलरी गिवन है वो है 8500, और पूरे ग्रुप की जो एवरेज सैलरी गिवन है वो है 10,500 रुपये। तो जब आप एलिगेशन करोगे यानी कि डिफरेंस करोगे तो इनका डिफरेंस आपको मिल रहा है 2000, और इन दोनों का डिफरेंस आपको मिल रहा है 4500, और इन नंबर्स को अगर हम और छोटा करें तो ये रेशियो हमें मिल रहा है 4:9। तो इसका मतलब है कि 4 होंगे इस कंपनी में अगर मेल्स, तो 9 होगी फीमेल्स, और टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे ज़रूर 13 के मल्टीपल के। अब हमें ये गिवन है कि जो ये नंबर ऑफ़ मेल्स है ना जो 4 यूनिट है, ये एक्चुअली में 36 है। तो आपको पता चल रहा है ये 9 गुना है पूरा। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमसे पूछे जा रहे हैं वो भी 13 गुना 9 यानी कि 117 होंगे। तो इतने एम्प्लॉयज़ टोटल यहाँ पर होंगे। इसके बाद देखो 4 क्वेश्चन है एक साथ, बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में HCF पूछा है इन 3 नंबर्स का, और HCF का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके और वो अपने आप में सबसे बड़ा भी हो। तो ऐसा नंबर नज़र आ रहा है 21, मतलब जिसको 21 का टेबल भी आता होगा तो बिना ऑप्शन देखे उसको पता चल रहा है कि 21 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 25% की फ्रैक्शन क्योंकि 1/4 होती है, और अगर हम 1/4 निकालेंगे 84 का तो वो 21 होगा। और उसी तरीके से दूसरा पार्ट फिर से 25% ऑफ 84 है यानी कि 21 होगा, और 21 गुणा 21 का मतलब होता है 21 का स्क्वायर, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होता है 441। तो इसका आंसर होगा 441। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टार्टिंग करनी है, देखो यहाँ से 23 में से 11 गया तो बचेगा 12, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 12। उसके बाद आप समझते हो बहुत बेसिक है बोर्ड मास कि डिवाइड अगर जैसे हमें नज़र आ रहा है पहले 16 डिवाइडेड बाई 4 तो यहाँ 4 आएगा। उसके बाद 4 गुना 6 24 होगा। डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 2 गुना 6 यहाँ पर 12 होगा। तो बड़े ध्यान से देखो 12 और 12 कैंसिल हो गया, मतलब माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो गया। अच्छा 32 में से 24 गया तो बचेगा 8, और 8 + 3 हुआ 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 + 3/4 ऑफ 11 यानी कि 16 + 33/4। और जब आप LCM लोगे ना तो 4 गुना 16 होता है 64, और 64 में जब आप 33 जोड़ोगे तो आंसर रहेगा 97/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एक नंबर आपको दे रखा है, और यहाँ हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। अब छोटे छोटे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो सबने पढ़ रखे होते हैं। ये एक जो है ना 12 बार ही है,
तो अगर मैं इनको जोड़ूँ डिजिट्स को तो सम ऑफ डिजिट्स 12 बनेगा, और सम ऑफ डिजिट्स अगर जो मल्टीपल है 3 का तो वो 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल होगा। अगर जैसे ये होता ना 18, तो 18 जो सम होता है मतलब जो डिजिट्स का सम बनता तो वो 9 से भी डिविजिबल होता 18, तो फिर हम कहते हैं कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो क्योंकि 12 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। और जब आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए जहाँ पर 3 जरूर नज़र आए, और वो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, और सेकंड ऑप्शन में लेकिन 9 भी है और 9 हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो होगा ही होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि किसी भी नंबर में से अगर हम उसी नंबर के अंकों का योग घटाएं, सम ऑफ डिजिट्स को घटाएं, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर या तो लेके चल लो, मान लो कि मैंने 35 ले लिया, तो मुझे 35 में से अंकों का योग घटाना है, यानी 3 और 5 को घटाना है। तो 35 में से जब आप 8 घटाओगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा 27, और 27 अब किस किस से डिविजिबल है, देखो 3 से भी है, 9 से भी है। और जब आप ऑप्शन की तरफ आओगे 3 आपको मिल नहीं रहा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9। और कोई बच्चा अगर इसको चाहता है प्रॉपर मेथड से करना, तो प्रॉपर मेथड इतना सा रहेगा कि मान लो जैसे मैंने नंबर लिखा था 35, कोई भी नंबर हो सकता है x y। अच्छा, नंबर 2 डिजिट का हो, 3 का हो या 1000 का हो, तो वो रिज़ल्ट सेम ही बनेगा। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कम से कम पे, यानी कि 2 डिजिट पे। तो अगर ये एक्स वाई नंबर होता ना तो हम इसको लिखते 10x प्लस वाई की फॉर्म में, कि ये तो है नंबर, और नंबर में से हमें घटाना है सम ऑफ डिजिट्स को, जो कि बनेगा x प्लस वाई। तो जब आप इसको माइनस करके देखोगे यहाँ से, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि 10x में से अगर x गया तो 9x, और प्लस वाई माइनस वाई हो गए कैंसिल। और x के साथ जो आपको 9 नज़र आ रहा है ना, तो ये 9 ही प्रूफ है कि 9 का वो मल्टीपल होगा, और जो नंबर 9 का मल्टीपल होगा तो वो 9 से पक्का कटेगा भी, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा 9। करो नोट। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज समझना है मेनली, उसी से ही क्वेश्चन हो जाएगा। शॉपकीपर ने क्या किया कि 2 प्रोडक्ट है उसके पास, एक तो प्रोडक्ट ए और दूसरा प्रोडक्ट है बी, और दोनों प्रोडक्ट पर उसने डिस्काउंट दिया है। जो डिस्काउंट उसने दिया है देखो, यहाँ तो दिया है वो k% का, और यहाँ डिस्काउंट दिया है 15% और ज़्यादा, यानी कि k प्लस 15%। अच्छा, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस का मतलब जो प्राइस लिखा हुआ है, और कहते हैं दोनों के मार्क प्राइस इक्वल है। दोनों के मार्क प्राइस क्या है, इक्वल, बट वो कितना मार्क प्राइस है वो गिवन नहीं है। इसके अलावा ये भी बता रखा है जो सेलिंग प्राइस है ना इनके, वो किस रेशियो में है देखो, तो B का A के साथ बता रखा है 13:16, ये रेशियो है उनके सेलिंग प्राइस का। अब आप एक बात समझो यहाँ से कि डिस्काउंट अगर मिलेगा ज़्यादा, मतलब हमें अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो हमें पैसा कम देना होगा, और जो पैसा हम देते हैं ना उसी को ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस वही होता है जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा डिस्काउंट था इसलिए हमने उसको कम पैसा दिया। अगर जो मान लो कि यहाँ पर भी k% डिस्काउंट होता, अगर यहाँ पर भी k% डिस्काउंट होता तो ये नंबर ना पक्का 16 होता, और वो इसलिए होता कि डिस्काउंट जो भी है k% वो मिला होगा मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस दोनों जगह पर सेम है, तो इसका मतलब डिस्काउंट वाली वैल्यू भी सेम होगी, और इसीलिए सेलिंग प्राइस भी दोनों जगह क्या बन रहे होते हैं, सेम। तो ये 16 रुपये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 15% डिस्काउंट ज़्यादा दिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 15% ऑफ डिस्काउंट, 15% ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू होना चाहिए यही 3 रुपये के बराबर। कि ये जो 3 रुपये का अंतर आया ना वो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। तो 15% जो डिस्काउंट का होगा वो 3 रुपये है, डिस्काउंट का 1% जो होगा वो 3/15 होगा, जिसको हम 1/5 कह सकते हैं। और अगर मैं पूरा का पूरा डिस्काउंट निकालना चाहूँ, पूरा डिस्काउंट का मतलब होगा देखो k से, तो अगर मैं इस k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आएगा 20%।
तो इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने यहाँ पर डिस्काउंट दिया 20% का और यहाँ दिया 20 और 15 35% का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ए पर उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो प्रोडक्ट ए पर k% जिसकी वैल्यू है 20% का डिस्काउंट दिया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रखा है कि पहली संख्या का 25%। अगर पहली संख्या को मैं 1 लिख दूँ इस तरीके से, तो इसका 25% बता रखा है कि इक्वल है सेकंड नंबर के स्क्वायर की। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और थोड़ा सा आगे और पढ़ोगे तो बता रखा है ये जो सेकंड नंबर है ये 850 का मतलब 850 का इतना परसेंट है, 4 सहित 4/17%। तो देखो 4 सहित 4/17%। पहले तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो 17 गुना 4 68 और 4 यानी कि 72/17% बनेगा। और 72/17% की जगह भी यहाँ पर 100 आ गया, ये 1700 बन गया। 850 के ही टेबल में ये पूरे 2 बारी में घटता है 1700 और ये घटा 36 बारी। तो इसका मतलब है सेकंड नंबर आया 36। तो मैं इस सेकंड की जगह अगर 36 लिख दूँ तो यहाँ से मुझे पहला नंबर भी मिल रहा है। और पहला नंबर जो होगा ना, देखो वो कितना होगा, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 उधर जाकर हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या 36 का स्क्वायर यानी 36 गुना 36 का 4 गुना होगा। ये है अपना फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर हमने यहाँ से निकाला ही है कितना, 36। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताओ। अब आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं इस कैलकुलेशन को कैसे करना है। इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है ना तो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहली संख्या को आप लिखो 36 × 36 × में 4 और माइनस आपको करना है 36। तो आप कर क्या सकते हो कि कम से कम एक 36 को कॉमन ले लो। तो अब ये 36 देखो बाहर है तो बचा 36 × 4 जो कि होता है 144 और ये 36 भी बाहर है तो इसकी जगह 1 आ गया। तो कुल मिला के अपना आंसर होगा 36 गुना 143। अब थोड़ा सा खेलो देखो यूनिट डिजिट में कि यूनिट डिजिट 6 गुना 3 18 का 8 बनना चाहिए। और कितने ऑप्शंस में ऐसा हो रहा है कि यूनिट डिजिट 8 बन रहे हैं। तो देखो ऐसा हो रहा है 2 ऑप्शंस में। एक ऑप्शन है 5148 और दूसरा ऑप्शन है 6658। तो अब थोड़ा सा भाई अप्रोक्सीमेशन से चल लो कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 150 मान लूँ तो 150 को भी आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो 36 की गुणा अगर आप 150 में भी करके देखोगे तो 150 को 0 अलग कर लो और 36 गुना 15 को मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है कि पहले 10 बारी करा 360 और 5 बारी का मतलब होगा इसी का आधा यानी कि 540। हमने थोड़ा सा बढ़ाकर चले थे, हम 150 बनाकर चले थे इसको, तब 5400 आया। तो यानी 5400 से कम ही होगा। तो आंसर इसलिए रहेगा 5148। और ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये आप जब खुद से करोगे ना तो सेकंड्स में हो जानी है ये चीज़ें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अब आप कर क्या सकते हो कि इस +6 को तो ले जाओ कहीं अलग, मतलब ये एक इंटीजर है तो इसको लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं। और इतने पार्ट पे ध्यान दो। अच्छा ये प्लस और माइनस भी माइनस हो गया। अब क्योंकि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों अलग अलग है, तो वो बनेगा 6। अगर मैं इसको 6 बनाना चाहूँ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर बन गया 45। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ऊपर बना 22। तो अब डिनोमिनेटर्स इनके सेम है तो आप कर क्या सकते हो, 45 में से अगर घटाओगे 22 को तो ये बचेगा आपका 23 और 23 में से जब आप घटाओगे 7 को तो ये बचेगा 16 और 16/6 को अगर हम और छोटा करें तो हम इसको लिख सकते हैं 8/3। तो 6 गुना 3 18, 18 और 8 26/3 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखो प्रपोर्शन जो वर्ड होता है ना, समानुपाती, तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ 4 नंबर लिख रहा हूँ A B C और D, और अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना सा चेक करना है कि जो रेशियो है ना पहले 2 नंबर्स का, वही रेशियो लास्ट 2 का भी होना चाहिए।
और अगर ऐसा होता है तो तभी चारों नंबर्स को हम कहेंगे प्रोपोर्शन में है। जैसे कि मान लो 20, 30, 4 और 6। अब जैसे मैं पूछूँ आपसे कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है क्या, तो आपको सिर्फ रेशियो चेक करने हैं। यहाँ बना 2:3 और यहाँ भी आप चेक करोगे तो 2:3। और अगर पहले दो आखिरी दो का सेम रेशियो है तो ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में होंगे। उसी तरीके से देखो, अगर हम इस फॉर्म को समझें तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में a/b, इस तरफ लिखेंगे हम इसको c/d। तो होता क्या है ना, a की मल्टीप्लाई होती है d के साथ और इक्वल्स टू में b की मल्टीप्लाई होती है c के साथ। तो अब इसको रिजल्ट को थोड़ा याद रखो कि a की मल्टीप्लाई होगी लास्ट के साथ d के साथ और बीच वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी एक साथ। अब अगर इतनी बात आपने समझी तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या है, ये रखा है कि 4 नंबर्स दे रखे हैं k+2। दूसरा नंबर देखो आपको नज़र आ रहा है k+6, तीसरा k+23 और चौथा है k+33। कहता है चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में अगर है तो k+10 की वैल्यू निकालो। तो बेसिकली हमें k की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसी मेथड से कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई होगी देखो लास्ट के साथ, यानी कि मुझे k+33 से इंटू करना होगा इसको, और इक्वल्स टू में बीच वाले नंबर्स की एक साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि k+6 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें k+23 के साथ। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा k² + 2k + 33 के, यानी कि 35 के, और प्लस में 66। इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे k² 6k + 23 के, यानी कि 29 के, और 23 गुना 6 होता है 138। तो k² से k² कैंसिल हुआ और 29 के जब यहाँ आएगा तो बचेगा 6k। जब 66 को आप माइनस करोगे 138 में से तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा 38 और 34, यानी कि 72। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिलेगी 12 और हमसे पूछी जा रही है k+10 की वैल्यू। तो k+10 की वैल्यू होगी 22। प्रॉपर तरीका मैंने आपको करके दिखा दिया और दूसरा तरीका होगा ऑप्शंस के थ्रू। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है प्रॉफिट एंड लॉस से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 150 मीटर कपड़ा बेचने के बाद इसको जो भी प्रॉफिट हुआ वो आगे बाद में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझो कि 150 मीटर कपड़ा जो इसने बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस 150 मीटर का मैं 150 रुपये मान लेता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1 रुपये होगा। तो 150 मीटर कपड़ा बेचने के बाद इसको प्रॉफिट हुआ 15 मीटर का, और वो 15 मीटर है सेलिंग प्राइस का। बता रखा है देखो, जो प्रॉफिट हुआ वो सेलिंग प्राइस था 15 मीटर का। तो 15 मीटर का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, और क्योंकि 1 मीटर का प्राइस 1 रुपये होगा तो 15 मीटर का 15 रुपये होगा। अब आप इन सभी नंबर्स को भूल जाओ, मीटर वगैरह को। दो चीज़ ध्यान रखो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है प्रॉफिट के केस में, एक तो होता है प्रॉफिट और एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो ये 150 रुपये में 15 रुपये प्रॉफिट भी है, तो अगर मैं उस 15 को हटा दूँ तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आएगा 135 रुपये। और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें करना होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो प्रॉफिट होगा देखो 15 का, कॉस्ट प्राइस है 135 और परसेंट के लिए 100, और 15/135 का मतलब होता है 1/9, और 1/9 बनाता है 11 सहित 1/9%। और ऐसे ही ऑप्शन आपको डेसिमल में देखने को मिल रहा है, तो आंसर होगा 11.11%। करोगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 एजीज का क्वेश्चन है। बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, बट पहली लाइन से आप देख पा रहे हो कि 5 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ रुक्मणी इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ सुखमणी। मतलब यहाँ से हमें रुक्मणी और सुखमणी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो मिल रहा है 4:5, 4/5। तो इसका मतलब है कि रुक्मणी की जो भी एज होगी प्रेजेंट की, वो ज़रूर एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से पूरा पूरा कटता होगा, जो 4 के टेबल में आता होगा। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल पहले रुक्मणी की एज क्या थी। रुक्मणी की प्रेजेंट एज ना पूछ के 3 साल पहले की एज पूछी है।
अच्छा, इसके ऑप्शन है 25, 22, 28 और 35। अब थोड़ा सा आपको काम ऐसे करना होता है इन क्वेश्चंस में, अगर ये एज है 3 साल पहले की और अगर मैं पता करना चाहता हूँ रुक्मणी की प्रेजेंट एज, तो उसके लिए आपको इन सभी ऑप्शंस में 3-3 जोड़ देना होगा। और 3-3 जब आप इसमें जोड़ोगे तो प्रेजेंट एज इसमें कुछ इस तरीके से नंबर बन रहे होंगे रुक्मणी की एज के। और ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, रुक्मणी की एज एक ऐसा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल हो, तो 4 का अकेला मल्टीपल ये 28 है, यानी रुक्मणी की प्रेजेंट एज 28 है और 3 साल पहले थी 25 साल। सिर्फ इतना सा इस क्वेश्चन में करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहता है कि दीपक ने कुछ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स खरीदे, नंबर ऑफ़ टेबल्स खरीदी। मान लेते हैं कि वो 100 टेबल्स थी और इन 100 टेबल्स को अगर वो इन्हीं के मार्क प्राइस पर बेच दे, अंकित मूल्य पर बेच दे, तब उसको 35% का ना प्रॉफिट होगा। इस 35% प्रॉफिट को अगर हम समझें तो 35% की फ्रैक्शन होती है देखो 7/20, और प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये नंबर तो प्रॉफिट होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ से मेज का सेलिंग प्राइस भी बना सकते हैं, जो कि बनेगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करने से। तो हमने ऐसा मान लिया कि एक मेज 20 रुपये में ख़रीदी है और 27 में बेची है। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस भी होगा और मार्क प्राइस भी होगा, क्योंकि डिस्काउंट की कोई बात हो नहीं रही। और अगर डिस्काउंट की कोई बात नहीं होगी तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जितनी टेबल वो लेकर आया, मान लो हमने 100 मान रखी है, तो उनमें से 12 टेबल ना पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वहाँ से उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, मतलब वो बेच नहीं पाता। 15 टेबल्स में थोड़ा सा नुकसान होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए उसने किसी तरीके से डिस्काउंट देके वो टेबल्स बेच दी। वो डिस्काउंट बता रखा है देखो 20%। और आप समझते हो कि डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट करना होता है मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं 27, लेकिन 27 का 20% कहीं ना कहीं डेसिमल में जाएगा। तो यहाँ से हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक एक ज़ीरो हर जगह बढ़ा लेते हैं। तो अब हमने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस है या मार्क प्राइस है एक टेबल का वो 270 है, और 270 का 20% उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 10% इसका 27 होगा, 20% इसका 54 होगा, और 270 रुपये में से अगर 54 रुपये डिस्काउंट के हटा दोगे तो यानी ये 15 टेबल्स उसने 216 रुपये पर टेबल के हिसाब से बेची। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 216 से। कहता है रिमेनिंग टेबल्स को, जो कि बची 73, 15 और 12 27 अगर 100 में से घटाओगे तो बचेगी 73। इनको बिल्कुल मार्क प्राइस पर बेचा, यानी 270 के हिसाब से बेचा। और अब बताना है हमें उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उसने ये टेबल टोटल ख़रीदी कितने में, वो कॉस्ट प्राइस निकालो। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा, जब एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है तो 100 टेबल का 20,000 रुपये होगा, यानी 100 गुना 200। और दूसरा काम हमें देखना है कि ये टोटल सामान इसने बेचा कितने में, और वो हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ से। तो देखो, 12 गुना 0 से तो कुछ नहीं मिला, यहाँ 0। अब 216 की गुना 15 में करनी है। ये कैलकुलेशन हम ऑरली या कम लिख के कर सकते हैं। आप पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना आएगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी का आधा हो जाएगा, और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये रिज़ल्ट आपका बनेगा 3240। मतलब ये 15 टेबल से मिला उसको 3240 रुपये। अब हमें कैलकुलेट करना है 73 इंटू 270। तो आप इस जीरो को तो साइड ही कर दो, और आपको कुल मिला के 73 की मल्टीप्लाई करनी है 27 में। चाहो तो भाई लिख के कर लेना, वरना कर ऐसे भी सकते हो कि 73 को अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँ तो 730 होगा, फिर से एक 10 में मल्टीप्लाई करूँ तो 730 होगा, मतलब 20 तक तो इतना होगा। अब 73 को हमने 20 बारी मल्टीप्लाई कर लिया, 7 बारी और करने हैं, तो 5 बारी इसका हाफ होगा 362, और अब 2 73 और बचे, जो कि होगा 146। तो हम इतना भी जोड़ सकते हैं, तो ये भी 27 गुना ही है 73 का। इसको जब आप टोटल करोगे 6 5 11 का 1, और 3 और 3 6 और 4 10, 16 और 1 17, 7 7 14 और 3 17, 18 और 1 19।
तो यहाँ से उसको जो पैसा मिला वो मिला 19,710। इस जीरो को मत भूल जाना। अब टोटल अगर आप इसको करोगे तो देखो 19,710 में जब हम जोड़ेंगे 3,240 रुपये, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0,5,9,22। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस हुआ 22,950 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 2,950 और प्रॉफिट परसेंट हमने निकालने हैं। तो प्रॉफिट परसेंट होगा 2,950 अपॉन में 20,000 इंटू में 100। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 14.75% बनेगा। करोगे इस क्वेश्चन नंबर 16 को हम एक तरीके से देखो और भी कर सकते थे। आप मान लो कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है वो 100 है, ये अपने आप में 100% है। अच्छा, इन्हीं 100 में से पहले 12 आर्टिकल्स पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना % प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप बड़े ध्यान से समझना कि अगर मैंने ये एक पेन ख़रीदा 5 रुपये का और ये पेन हो गया ख़राब और मैं इसको नहीं बेच पाया, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा 5 रुपये का नुकसान हो गया मेरा। और कॉस्ट प्राइस आप समझते हो 100% होते हैं, तो उस केस में लॉस भी मुझे 100% ही होगा। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर हुआ है कि 12 आर्टिकल्स को जब वो नहीं बेच पाया तो हम कहेंगे कि हर आर्टिकल पे उसको 100% के हिसाब से लॉस हुआ और टोटल 12 पे उसको लॉस हुआ 1200% का। अब देखो जो 15 आर्टिकल्स है ना, उन 15 आर्टिकल्स पे इसने डिस्काउंट दिया था 20%। अब आपने ये अप्रोच पढ़ी होगी एक x + y + xy/100। तो बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पर परसेंटेज में 2 चेंज आते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक आर्टिकल की इस क्वेश्चन में, तो चेंजेस देखो किस तरीके से आया। पहले हमने प्राइस बढ़ाकर लिखा 35% और जो प्राइस तैयार हुआ वो मार्क प्राइस होता है, फिर उसी प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया 20%। तो अगर हम चाहें ना यहाँ पर नेट रिज़ल्ट क्या रहा, कितना % प्रॉफिट या लॉस रहा, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर x का मतलब 35 से होगा, y का मतलब -20 से होगा, दोनों को इंटू करोगे माइनस का 700 बनेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से 8% प्लस का निकल के आ रहा है। तो मतलब इन 15 टेबल पे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो 15 अट्ठे 120% हम कह सकते हैं उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ। अब 15 और 12 हो जाते हैं 27 आर्टिकल्स। तो रिमेनिंग कितने आर्टिकल्स बचे? तो वो बचे 73 और इनको बिल्कुल मार्क प्राइस पर बेचा जा रहा है। और मार्क प्राइस पर बेचने का मतलब होता है कि हर आर्टिकल पे 35% कमा लिया। तो अब यहाँ पर हमें 73 की इंटू करनी होगी 35 में, और वो हम कर सकते हैं देखो ऐसे कि ये 10 गुना हुआ, फिर से 10 गुना, फिर से 10 गुना, 30 तक तो कर ही लिया, बचा 5 का मतलब 730 का आता, जो कि होगा 365। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा देखो इतना 2555। इतना % का प्रॉफिट यहाँ हो गया। तो अगर हम टोटल देखें कि कितना % प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से आपको टोटल कितना होगा। देखो इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो। जब 1200 आप इसमें से घटाओगे तो ये बनेगा आपका 1355, और फिर आप इसमें 120 जोड़ोगे तो ये आपका बनेगा पूरा 5, 7, 4 और 1 कि टोटल इतना % प्रॉफिट हुआ। बट ये एक आर्टिकल पे नहीं था, ये टोटल 100 आर्टिकल्स पर है। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो हम इसको एक तरीके से कहेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। तो वो प्रॉफिट निकल कर आया 14.75%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। आप 598 को मानोगे यहाँ पर a, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 598 की जगह अगर मैं a मान के चलूँ और 178 की जगह अगर b मान के मैं चलूँ, तो ये फॉर्म बन रही है कुछ इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, और नीचे बन रखा है देखो ab। और ये दोनों फॉर्मूले जिस बच्चे को याद है तो उनसे वो रिज़ल्ट बना सकता है, या फिर डायरेक्टली वो इस रिज़ल्ट को याद रख सकता है कि ऊपर 4ab बचता है, a² और b² कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 4ab बचता है। और जब ab से आप डिवाइड करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रखा है देखो कि एक तो है ट्राउज़र
और एक है शर्ट। और ट्राउज़र का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5/7 गुना है शर्ट का। मतलब शर्ट का अगर 7 होगा तो ट्राउज़र का 5 होगा। इस रेशियो में आप जो मर्जी मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये इनके कॉस्ट प्राइस है। दोनों के कॉस्ट प्राइस मिलाकर बन रखे 1200। अब कहता है कि जो शर्ट को बेचा गया वो 24% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो जब 700 का आप 24% निकालोगे, 700 गुना में 24/100, तो ये बनेगा आपका 7 गुना 24 और वो होता है 168 रुपये। तो यानी कि 168 रुपये यहाँ पर कमाए गए। कहता है कि दोनों को मिलाकर जो बेचा वो बेचा 17% प्रॉफिट पर। मतलब एक ट्राउज़र और एक शर्ट जो कि 1200 रुपये की थी, तो टोटल पे कहता है 17% कमाया है। तो जब 1200 का आप 17% निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट शर्ट और ट्राउज़र पर मिलाकर आएगा 204 रुपये। और 204 में से 168 यहाँ कमा रखा है, तो 168 जब आप इसमें से घटाओगे ना तो ये बनेगा आपका 36 रुपये। तो 36 रुपये इसका मतलब कमाए होंगे ट्राउज़र पे। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर एक शर्ट पर 504 रुपये कमाए गए हो, आप देख पा रहे हो एक शर्ट पर 168 हमने दिखाया है कमाते हुए, बट वो 504 बता रखा है, जो कि बिल्कुल 3 गुना है। तो यानी कि ये सारे नंबर्स को 3-3 गुना करना होगा, तब जाकर ये रियल डाटा बनेगा। तो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र बताओ। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र जो कि बनेगा रेशियो में, वो तो होगा 536 यूनिट। बट ये चीज़ हमने समझी है कि रियल डाटा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा बनेगा 1608 रुपये। तो इसका मतलब 1608 रुपये होगा सेलिंग प्राइस एक ट्राउज़र का। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्वेश्चन है बता रखा है कि एक टेस्ट में टोटल थे 100 क्वेश्चन और 3 सेक्शंस में ये डिवाइड थे, जिनमें से एक है QA, दूसरा है LR और तीसरा है VA। यहाँ पर बता रखे है टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए, LR में भी 35 और VA में पूछे गए टोटल 30 क्वेश्चन। कहता है कि एक बच्चे ने यहाँ तो 60% सही जवाब दिए। देखो 35 का निकालना है हमें 60%। 60% का मतलब 60/100 या फिर 3/5। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस बच्चे ने जो सही जवाब दिए वो 21 दिए। उसी तरीके से उसी बच्चे ने LR में 40% सही जवाब दिए। तो 40% को या तो 40/100 या फिर 2/5 लिखोगे, तो यहाँ से आपको पता चला कि 14 सही सवालों के आंसर दिए। और VA में कहता है कि 50% सही आंसर दिए। 50% का मतलब 1/2। जब 30 का हम निकालेंगे तो 15 आएगा। अच्छा, टोटल कहता है कि परीक्षा में पास होने के लिए ना 65% सही जवाब देने हैं, और 100 का 65% का मतलब है कि 65 सही उत्तर उसको करने होंगे, और उसने करे कितने हैं अभी तक। तो जब इसको आप जोड़ोगे 21 और 14, 35 और 15, तो ये 50 बना। तो कहते हैं उसको कितने और सही सवाल के आंसर देने होंगे ताकि वो पास हो जाए। तो 50 में 15 और देने होंगे, तब जाकर वो पास होगा। यही सवाल का आंसर होगा। पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 16 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 गुना 4 16, और 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा 4। देखो पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। बहुत आसान क्वेश्चन। हमें 3 साइड दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमसे एरिया पूछा जा रहा है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, ये तीनों साइड्स ना एक राइट एंगल की साइड्स हैं, और वो पता में ऐसे चल रहे हैं कि अगर हम इनका रेशियो बनाएं तो ये 3:4:5 बन रहे हैं। और जिस ट्रायंगल में रेशियो 3:4:5 होता है, या जिस ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 का मल्टीपल्स होती है, तो वो राइट एंगल होते हैं। और राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, तो यानी कि ये साइड है हाइपोटेनियस। तो एरिया जो होगा ना इस ट्रायंगल का, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर्स में से ये नंबर्स होंगे। तो जब आप करोगे हाफ इंटू 12 इंटू 16, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जो एरिया आपका है ना वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
इसके बाद आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी एक मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको समझना है। देखो यहाँ पर बता ये रखा है कि एक दीवार है जिसकी लंबाई है 36 मीटर, चौड़ाई है 32 मीटर और दीवार की ऊंचाई है 28 मीटर। अच्छा, जो दीवार होती है ना वो बनती किससे? ईंट से, यानी कि ब्रिक से। तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ ईंट लगी होगी इस दीवार को बनाने में, जबकि एक ईंट की जो डायमेंशंस है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, वो 1, 2 और 3 मीटर है। अब देखो दीवार जो बनती है ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया, वो बनती है ईंटों से, लेकिन इस दीवार में ना एक छोटी सी खिड़की भी है और खिड़की में तो कभी ईंट लगती नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर दीवार का, उस वॉल्यूम में से हमें उस खिड़की का वॉल्यूम हटाना होगा और जो भी रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा तो वहाँ पर क्योंकि ईंट लगी होगी तो हम उस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एक ईंट के वॉल्यूम से, और तब जाकर हमें पता चलेगी नंबर ऑफ़ कितनी ईंट यहाँ पर यूज़ हुई होगी। अब आप एक एक करके समझते चलो। जैसे अगर मैं पूछूँ कि बताओ वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए 36 इंटू 32 इंटू 28 करना होगा। अब इन्होंने साफ साफ बता रखा है जो वॉल्यूम है ना उस खिड़की का, मतलब कि विंडो का, तो वो 1/8 गुना है उस वॉल्यूम के जो वॉल का वॉल्यूम है, जो दीवार का वॉल्यूम है। मतलब अगर मैं इसका 1/8 निकाल लूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा विंडो का। तो आप देखो मल्टीप्लाई मत करो इसको, बस 36 गुना 32 गुना 28, इसी का अगर 1/8 निकालना है तो 8 से आप जब इसको डिवाइड करोगे 4 बारी, तो आप इसको लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ विंडो बना 36 इंटू 32 इंटू में 4, मतलब 36 इंटू में 28 इंटू में 4। अब अगर मुझे पता करना है कि वो जो ईंट लगी है ना वो जितने भी एरिया कवर कर रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो वो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे इस वॉल में से विंडो को घटाना होगा और तब जाकर वो एग्जैक्ट वॉल्यूम मेरे पास आएगा जहाँ पर ईंट का यूज़ हुआ होगा। तो हम अगर इसको माइनस भी करना चाहते हैं ना तो वो भी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करें। जैसे कि इन दोनों को माइनस करने पे आप समझ पा रहे हो 36 और 28 तो कॉमन ही चले जाने हैं, तो फिर बचेगा कितना? जब 36 और 28 कॉमन चला गया तो ऊपर 32 बचेगा, नीचे 4 बचेगा और 32 में से 4 गया तो 28। इतने वॉल्यूम में टोटल ईंट लगी होगी। और अगर मैं इसको एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स मेरे पास आएगी, और एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो जब आप इतने से इसको डिवाइड करोगे तो अब थोड़ा सा यूनिट डिजिट का यूज़ करो कि 2 गुना 4 8 और 8 गुना 8 64 का 4। तो आंसर होना चाहिए एक ऐसा ऑप्शन जो 4 बना रहा हो यूनिट डिजिट, और ऐसा एक सिंगल ऑप्शन है 4704, तो यही अपने क्वेश्चन का होगा आंसर। इसके बाद जो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक आदमी या फिर एक लड़का अपनी नॉर्मल स्पीड की 2/5 स्पीड से चलता है। इसका मतलब है कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड जिससे वो डेली चलता था वो 5 यूनिट है, तो आज वो चला है कम स्पीड से, यानी कि 2 की स्पीड से। ये तो है देखो स्पीड्स, और चलना जो उसको होता है वो अपने घर से ऑफिस चलना होता है, और घर से लेके ऑफिस क्योंकि एक निश्चित दूरी है, एक फ़िक्स डिस्टेंस है, और फिक्स डिस्टेंस में होता क्या है कि स्पीड का उल्टा रेशियो ही टाइम का रेशियो बनते हैं। तो हम इस बात को कहेंगे ऐसे कि अगर वो चले 5 की स्पीड से यानी नॉर्मल स्पीड से तो उसको 2 यूनिट टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो चलेगा एक कम स्पीड से तो उसको टाइम लगेगा 5 यूनिट। तो यहाँ आपको बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि वो लेट होगा 3 यूनिट टाइम से, और लेट बाय बता रखा है इसने हमें 10 मिनट। तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट हुई, और 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 10/3 मिनट होगी। और उसने पूछा नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम का मतलब नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम है देखो 2 यूनिट, और 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो 20/3 मिनट होगी। ऐसा कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा, बट अपना आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में गलती थी, आप उसको ठीक कर लेना, आंसर होगा 20/3। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा ये रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट होगा कुछ 7 महीने का
4% की दर से, वो 124 रुपये कम है उसी प्रिंसिपल पर 6% से 15 महीने के ब्याज से, और वो प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो ऐसे मान लो कि जो प्रिंसिपल है ना उसको हम 100 नहीं 1200 रुपये मान के चलेंगे। ये 1200 मैं क्यों मान रहा हूँ भी समझाऊँगा आपको कि 1200 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो पहले केस में 1200 का 4% और 7 महीने के लिए, 7 महीने का मतलब होता है 7/12 साल के लिए, ताकि ये नंबर पूरा कट सके डिनोमिनेटर से, तो इसलिए मैंने 1200 माना था। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि यहाँ जो इंटरेस्ट बना वो बना 28 रुपये, और कहता है कि इसी प्रिंसिपल पर यानी 1200 पर 6% की दर से 15 महीने का जो ब्याज होगा, 15 महीने का मतलब 15/12 साल, और ये बन रखा है देखो 90 रुपीज़। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा बन रहा है देखो 72, मतलब 72 रुपये ये कम बन रहे हैं। और यही डाटा हमें दे रखा है कि 124 रुपये कम होना चाहिए, तो ये डाटा 72 का डबल हुआ, तो इसका मतलब प्रिंसिपल भी जो हमने माना है ना वो भी डबल होगा, और आंसर रहेगा इसका 2400। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। कहता है कि एक ट्रेन ने पहले तो पार किया एक प्लेटफॉर्म को, देखो ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बता रखी है 360 मीटर। तो ट्रेन ने पहली पिक्चर में इस प्लेटफॉर्म को पार किया और टोटल टाइम जो लिया वो 40 सेकंड का लिया। मैं आपको ये मतलब समझा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू ताकि चीज़ें थोड़ी सेट हो जाए माइंड में। और एक आदमी को इसी प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था जब, तो उसको भी इसी सेम ट्रेन ने पार किया टोटल 16 सेकंड्स में, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड बताओ। तो आप बड़े ध्यान से मुझे एक बात समझाओ, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को चलना होता है प्लेटफॉर्म और खुद अपनी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई जितना, और यहाँ पर ट्रेन चलेगी सिर्फ अपनी लंबाई। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ट्रेन अपनी लंबाई चलने में 16 सेकंड लेती है, और ट्रेन अगर अपनी लंबाई को चलने में 16 सेकंड लेती है तो यहाँ 40 सेकंड इसलिए लिए होंगे क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी आ गया। बस आपको ये देखना है कि टोटल 40 में से अगर 16 खुद के लिए लिए थे ना, तो इसका मतलब 24 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए होंगे। और प्लेटफॉर्म जो एक ऑब्जेक्ट है वो भी एक तरीके से डिस्टेंस है, और अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कराता हूँ टाइम से, डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कराता हूँ तो मेरी स्पीड आ जाएगी। अच्छा कितना डिस्टेंस था 360, और कितना टाइम 24 सेकंड। लेकिन ये जो स्पीड बनेगी ना देखो वो बनेगी मीटर पर सेकंड में, और हमसे पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से इंटू करना होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 × 18, 6 × 4 24, और 5 × 4 होता है 20, 20 का एक ज़ीरो कैंसिल, और ये 18 वाली कैंसिल, तो 18 × 54 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की रहेगी स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको कराया है ना, देखो इसको बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हो, बस आपको ये देखना होगा कि दोनों केसेस में ट्रेन ने एक्स्ट्रा कहाँ चला। तो वो एक्स्ट्रा वहाँ चला जहाँ पर प्लेटफॉर्म था, और जितना लंबाई का प्लेटफॉर्म था उतना ही एक्स्ट्रा चला। और कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो 40 में से जब आप 16 घटाओगे तो 24 होगा, और साथ साथ अगर इंटू करोगे 18/5 से तो ये स्पीड आपकी बनेगी किलोमीटर पर आवर में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर आपको दो कंपनीज़ का एक लाइन ग्राफ दिखा रखा है कि उन्होंने किस ईयर में कितना % प्रॉफिट कमाया है। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट % निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिया है ना, वो फॉर्मूला है देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स अपॉन में एक्सपेंडिचर्स इनटू में 100। तो कोई भी कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट % कैलकुलेट करती है। अब कहते हैं 2006 में कंपनी ए की इनकम 6.425 लाख थी, तो बताओ उसी साल कंपनी ए का खर्चा कितना रहा, मतलब एक्सपेंडिचर कितना रहा अगर इनकम इतनी थी। तो आप सबसे पहले देखो इस बार ग्राफ को, मतलब इस लाइन ग्राफ को, और यहाँ से आपको 2006 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट % मिल रहा है ना वो 45% मिल रहे हैं,
और 45% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये 9/20 बनेगा। और 9/20 में से नीचे वाला नंबर एक्सपेंडिचर है, ऊपर वाला नंबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है। तो आप ऐसे सोचो कि इनकम कौन सा नंबर रहा होगा जिसमें से हमने 20 को घटाया तो 9 रह गया, तो वो नंबर रहेगा देखो 29। तो इनकम का मतलब 29 यूनिट से है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो एक तरीके से 29 यूनिट्स की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 6.425। अगर यहाँ मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 6.42/29। और मुझे निकालनी है यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स जो कि है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो यही मेरा आंसर होगा, यही एक्सपेंडिचर होगा। इंटू 20 और कर दो आप यहाँ। तो इधर जब आप डेसिमल हटाओगे नीचे 1000 आ गया, और आप देखोगे 29 से इसको जितना कटता है उतना काट ही दो। तो 29 से देखो 2 बार ही कटेगा ये नंबर, तो ये बनेगा आपका 58। बचा 6 और 2, 29 दूनी 58, बचा 4 और 5, और 29 से कम इतना। तो मतलब इतना बन रहा होगा। जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 442 बन रहा होगा। और नीचे 100 भी है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में जब आप ऑप्शन की तरफ देखोगे ना तो 4.43 लाख इसका आंसर होगा। इसके बाद आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है 12 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। मैंने मान लिया एक आदमी का काम थोड़ी देर के लिए 1 है और 12 आदमियों का 12 हो जाएगा। तो एक दिन का काम इतना, 10 दिन का इतना। तो ये एक तरीके से ना हमें बताता है टोटल वर्क को कि इतना वर्क किया इन आदमियों ने। अब उसी वर्क को यहाँ पर 25 वुमेन ने भी किया है और वो किया है 6 दिनों में। अब देखो यहाँ से हम एक रेशियो निकाल सकते हैं कार्य क्षमता का। जैसे मैं डेज से डेज काट देता हूँ, और ये नंबर कटा 5 से 5 बारी, ये नंबर कटा 5 से 2 बारी, और 2 से ये नंबर कटा 3 बारी, और 3 से ये नंबर कटा 4 बारी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 आदमियों का जो काम है ना वो उतना ही काम है जितना कि 5 महिलाएं करती है। और यहाँ से एक आदमी और एक महिला की जो कार्य क्षमता होगी वो 5:4 होगी। अब इन्हीं एफिशिएंसी का यूज़ करते हुए यहाँ से आप निकालोगे टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था कि ये हमें वर्क बता रहा था। तो क्योंकि एक आदमी का काम भाई 5 है ना, तो 12 का काम 60 होगा, और एक दिन का काम 60 होगा, तो 10 दिनों तक ये काम हुआ था, तो टोटल काम 600 हो गया। अब यही काम हमें कराना है एक टीम से, और उस टीम में जो है वो 8 तो है आदमी, और 8 आदमियों के साथ 4 है महिलाएं। तो ये कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। अब क्योंकि एक आदमी का काम 5 है तो 8 का काम देखो 40 हो गया। क्योंकि एक औरत की कार्य क्षमता 4 है तो 4 का 16 हो गया, और 40 और 16 बना 56। तो देखो 56 जब डिवाइड करेगा ना 600 को, तो आप समझ पा रहे हो 56 गुना 10 560 होते हैं। 10 दिन तो पूरे हो गए, और 560 के बाद 40 बचा। तो 40 को जब दोबारा से आप 56 से डिवाइड करोगे तो 8 से नंबर 5 बारी कटा और 7 बारी, यानी कि 10 सहित 5/7 दिन लगेंगे इस काम को पूरा होने में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा होगा लाइन ग्राफ पर। यहाँ पर उन बच्चों के बारे में आपको समझा रखा है जो एक टेस्ट देते हैं, और ABCD यहाँ पर है शहर। तो इसने पूछा है कि C और D में जितने बच्चे अपीयर हुए उनका रेशियो बताना है हमें A, D और E में अपीयर हुए बच्चों से। तो आप ध्यान से देखो, C में आपको नज़र आ रखा है 17.5, D में आपको नज़र आ रखा है 42.5, A में आपको नज़र आ रखा है 40, D में आपको नज़र आ रखा है 42.5, अभी हमने देखा था। और E में जब आप देखोगे तो ये आपको मिल रहा है यहाँ से 35। जब इसको आप टोटल करोगे 42 और 17 यानी कि 59 और 1 60 बन रखे हैं, और यहाँ आपका बनेगा 40 80 117.5। 117.5 को अगर आप चाहो तो डेसिमल भी हटा सकते हो, वरना 117.5 ना आधा होता है देखो 235 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 235/2, और वो 2 चले जाना है यहाँ पर।
और अब इसका रेशियो बना लो आप, 5 से ये नंबर कटेगा 47 टाइम्स और 5 से ये नंबर कट रहा है 12 बारी। तो इस सवाल का आंसर होगा 24/47। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक टेबल दिखा रखी है जहाँ पर आपको स्मॉल और लार्ज, मतलब बेसिकली यहाँ पर खिलौने हैं, तो उन खिलौनों का वज़न किस तरीके से है। अगर वो स्मॉल छोटा खिलौना होगा तो उसका वेट होगा 2 किलो और बड़ा खिलौना होगा तो उसका वेट होगा 3 किलो। अब ये खिलौने किस कलर के और किस साइज़ के कितने कितने हैं वो आपको बता रखे हैं। तो जो छोटे खिलौने हैं ना वो ब्राउन 5 है, ब्लू 10 है और वाइट 12 है। और जो बड़े खिलौने हैं वो ब्राउन 6 है, ब्लू 8 है और वाइट 4 है। तो आपसे पूछ रहा है जो ब्लू और वाइट जितने भी खिलौने हैं तो इनसे टोटल वेट बन रखा होगा, तो उन्हीं वेट का रेशियो बताना है। अब ब्लू देखो दो तरीके से है, स्मॉल 10 है और लार्ज है 8। और स्मॉल का जो वेट है 1 का वो 2 है और लार्ज का जो वेट है वो 1 का 3 है। उसी तरीके से वाइट में स्मॉल 12 है और जो लार्ज है वो 4 है। तो स्मॉल 1 का वेट है 2 और लार्ज 1 का वेट है 3। तो टोटल इतना वेट बना वाइट से और इतना बना ब्लू से और दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो 24 और 20 ये तो बना 44, 24 और 12 ये बना 36। जब आप इसका रेशियो बनाओगे तो ये दोनों नंबर 4 से 11 बारी और 9 बारी कटेंगे। यही इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता रखा है कि एक क्यूब है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है। देखो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करने से मुझे पता चलेगा इसका वॉल्यूम। मतलब ये वॉल्यूम है बड़े क्यूब का, यानी कि बिगर क्यूब। अब हमने इस क्यूब से छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं और वो जो छोटे छोटे क्यूब है ना तो उनमें से एक क्यूब की प्रत्येक भुजा 4 है। तो अगर जैसे मैं स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम निकालूँ, मतलब उनमें से एक स्मॉलर क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो उसके लिए मुझे 4 इंटू 4 इंटू 4 करना होगा। और अगर मैं बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूँ छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से, मतलब एक के वॉल्यूम से, तो यहाँ मुझे पता चलेगा कि वो कितने क्यूब टोटल कटे होंगे। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस बड़े क्यूब से छोटे छोटे बराबर 8 क्यूब बटे। इन्हीं 8 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है। और टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का होता है 6 इंटू में ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड स्क्वायर, और छोटे क्यूब की साइड है 4। तो इतना तो टोटल सरफेस एरिया होगा देखो एक क्यूब का। और ऐसे क्योंकि 8 है तो मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। तो अब थोड़ा सा यहाँ भी अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट चला सकते हो। 8 इंटू 6 48 का 8, 8 गुना 4 32 का 2, 2 गुना 4 8। तो कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनका यूनिट डिजिट 8 है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आंसर होगा 768 यूनिट स्क्वायर। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में 2 लड़के हैं अखिल और निखिल, जिनकी इनकम का रेशियो मतलब कि आय का अनुपात है 6:7। साथ साथ इनके खर्चों का एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 9:11 है। और दोनों की सेविंग्स बता रखी है कि इक्वल है, मतलब जितना बचाता है ए उतना ही बचाता है एन। तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो निखिल है तो निखिल की इनकम और एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि सेविंग्स जो बनती है ना वो बनती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। और अगर दोनों की सेविंग्स बराबर है तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस जिसको हम सेविंग्स कह रहे हैं वो दोनों जगह इक्वल बनना चाहिए। और ये नंबर्स इक्वल बेसिकली तभी बन सकते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस हो सेम। तो आप बस ये देखो कि जो डिफरेंस ऊपर वाले नंबर्स का है ना, देखो वो तो बन रखा है 1 और नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस बन रखा है 2। जब तक आप इस डिफरेंस को बराबर नहीं करोगे ना तो जब तक आपको ये डिफरेंस कभी इक्वल नहीं मिल सकता।
अब इनको इक्वल करने के लिए ऊपर वाले नंबर्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 12 और ये नंबर बनेगा 14। अब आप ध्यान से देखो, जितना डिफरेंस ऊपर है उतना ही डिफरेंस नीचे भी है, इसीलिए अब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, सेविंग्स जो मिलेगी वो इक्वल मिलेगी, और वो दोनों जगह 3 मिल रखी है। तो अब ये रेशियो है बैलेंस्ड, और हमसे पूछा जा रहा है निखिल की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो निखिल की इनकम है 14, एक्सपेंडिचर से 11, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बता रखा है 2 पाइप है ए और बी, और ये दोनों किसी टंकी को भरने में जो टाइम लेते हैं वो है 9 मिनट और 6 मिनट। तो सबसे पहले इनका एक एलसीएम लेते हैं जो कि मिलेगा 18, और ये मानते हैं कैपेसिटी कि जिस टंकी को इन पाइपों ने भरना है उस टंकी की क्षमता होगी 18 यूनिट। तो इसका मतलब होगा कि 18/9, ए 1 मिनट में भर सकता है 2 यूनिट पानी, और बी 1 मिनट में भर सकता है 3 यूनिट पानी। तो 1-1 मिनट का काम हमारे पास इन दोनों का आ गया। अब ये कहता है दोनों पाइपों को ना एक साथ खोल दिया गया, तो कितने टाइम बाद दूसरे पाइप को बंद करना होगा ताकि ये टंकी सही 4 मिनट में भरी जा सके। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बारी रिपीट होता है। समझो, मान लो कि अगर दोनों को एक साथ हम खोल दें तो उससे होगा क्या कि 1 मिनट में 5 हिस्सा भरा जा चुका होगा टंकी का, मतलब 5 यूनिट पानी 1 मिनट में भरा जा सकता है अगर जो दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल दें। और देखो टंकी को भरवाना है हमने 4 मिनट में। तो अब बात को समझो कि पाइप बी बंद करने की नौबत इसलिए आ रही है कि अगर हम मान लो किसी भी पाइप को ना बंद करें तो ये 18 यूनिट की टंकी 5 की क्षमता से अगर हम भरेंगे तो ये 3 से 4 मिनट के बीच, मतलब 4 से कम में ही भरी जा चुकी होगी। बट हमें इस टंकी को भरने की इतनी जल्दी नहीं है, हमें इसको भरना है 4 मिनट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं क्षमता को कम करना होगा, और क्षमता कम होगी जब हम इन दोनों में से किसी एक पाइप को बंद करें। तो वही पाइप जो हमें बंद करना है ना वो करना है बी। बट अब सवाल ये है कि हम उसको कितने टाइम बाद बंद करें। तो अब इसको ऐसे समझो, देखो 4 मिनट में जो ये टंकी भरी गई है तो ए तो पूरे के पूरे 4 मिनट खुला ही रहा, जो बंद हमने बीच में किया वो तो बी को किया, 4 के 4 मिनट ए ने काम किया। और क्योंकि ए 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरता है तो इसका मतलब है कि ए का जो रोल है ना इस टंकी को भरने में वो इतना सा रोल है कि 18 में से 8 हिस्सा ए ने भरा है, तो बाकी का 10 हिस्सा यानी बी ने भरा होगा, और बी की क्षमता 3 है। तो इसने जो टाइम लिया होगा, मतलब जो जितना टाइम दिया होगा वो 3 सहित 1/3 मिनट है। तो इसका मतलब है कि सही 3 सहित 1/3 मिनट बाद टंकी बी को बंद कर देना चाहिए, तब जाकर ये टंकी भर पाएगी पूरे 4 मिनट में। बट फिर से ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको भी ठीक कर लेना। अपना आंसर जो है यही ठीक माना जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रखा है देखो कि मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स और क्लर्क, इन तीनों में कंपनी ने अपना प्रॉफिट बांटा 4:3:2 में। जितना प्रॉफिट कंपनी को हुआ तो उसमें से इस रेशियो में वो प्रॉफिट बटा इन लोगों में। अब ये जो 4 रुपये जा रहे हैं ना एक तरीके से, तो ये मत सोचना कि एक मैनेजर के पास जा रहे होंगे। जितने भी मैनेजर्स मिलाकर है उनके हिस्से में 4 गया, जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं उनके हिस्से में 3, और जितने क्लर्क हैं उनके हिस्से में 2। तो कहता है कि एक मैनेजर को 25,000 रुपये मिले, जबकि ऐसे 8 मैनेजर हैं। तो अगर एक मैनेजर को मिल रहे हैं 25,000 रुपये और टोटल 8 मैनेजर्स ऐसे हैं, तो 25 × 8 होता है देखो पूरे 2 लाख रुपये। तो यानी मैनेजर्स के हिस्से में 2 लाख रुपये गए हैं, और 4 यूनिट बराबर 2 लाख के हैं। तो आप वैसे ही समझो 4 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर 50,000। तो मतलब मुझे इनको 50,000 से मल्टीप्लाई करना होगा कि टोटल इतना पैसा गया है मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स और क्लर्क्स में। अब कहता है एक सुपरवाइज़र और एक क्लर्क को मिलाकर कितना पैसा मिला। तो देखो 3 गुना में 50,000, इतना पैसा टोटल गया है सुपरवाइज़र्स में, और नंबर ऑफ़ सुपरवाइज़र्स बता रखे 12। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ
तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक सुपरवाइज़र को मिले 12,500 रुपये, और उसी तरीके से 2 गुना 50,000 रुपये ये टोटल क्लर्क्स में बटे थे, और नंबर ऑफ़ क्लर्क्स जो है वो 20 है। तो अगर 20 से हम इसको डिवाइड करें तो पता चला कि भाई एक क्लर्क को मिलेंगे 5,000। तो एक क्लर्क और एक सुपरवाइज़र को मिलाकर 17,500 रुपये मिल रहे हैं। इसके बाद आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बता ये रखा है कि 42,000 रुपये में से हमने 2 हिस्से करके अलग अलग पैसा उधार दिया। यहाँ हमने पैसा उधार दिया CI पर, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखो 12.5%, और जो 2 साल का यहाँ से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो बता रखा है 6375 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम इस पैसे को साधारण ब्याज पर देंगे और वो भी 2 साल के लिए 6.5% रेट से, तो बताओ वो साधारण ब्याज कितने रुपए बनेगा। तो कुल मिलाकर ना हमें निकालना होगा यहाँ पर प्रिंसिपल्स को। अब देखो फर्स्ट केस में आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर सकते हो। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि कोई भी प्रिंसिपल 8 से 9 हो गया पहले साल में, और दूसरे साल भी जो रेशियो बना होगा 8 से 9 बना होगा। तो प्रिंसिपल को अगर मैं 64 लिखूँ तो अमाउंट को 81 लिखना होगा, और यहाँ से ब्याज बना 17, जबकि ये 17 नहीं है 2 साल का ब्याज 6375 है। फिर आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कि 17 थी 51, बचेगा 127, 17 सत्ते 119 और 5। तो मतलब 64 यूनिट जो प्रिंसिपल है, अगर मैं उस 64 की मल्टीप्लाई कर दूँ 375 में तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन होती है बहुत आसान। 64 होती है 2 की पावर 6, मतलब आपको डबल करना है इस नंबर को 6 बारी, तो वो मल्टीप्लाई ऑरली हो जाएगी। अब 375 का डबल होता है 750, 750 का डबल 1500, 1500 का डबल 3000, फिर 6000, फिर 12000, और लास्ट टाइम करोगे डबल तो 24,000 ये बनेगा। तो अगर 24,000 यहाँ पर प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर 18,000 होगा। तो बस आपको 18,000 का आप 13% निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 6.5% है तो 2 साल का 13% होगा, और 18,000 का जब आप 13% निकालोगे तो ये रिज़ल्ट आपको यहाँ से मिलेगा 18 गुना 13, यानी कि 2040 ना, 18 और 2340, 2340 रुपये यहाँ से मिलेगा हमें साधारण ब्याज। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 15 नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक तरीके से ना पाई चार्ट में 8500 स्टूडेंट्स को बांटा हुआ है कि कौन से बच्चे किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बच्चे डांस में इन्वॉल्व है ना, देखो वो है 20%, तो ऐसे बच्चे फुटबॉल में इन्वॉल्व होने वाले बच्चों से कितना % अधिक है। तो मतलब आंसर परसेंटेज में निकालना है। 8500 का कोई काम नहीं है। आप ऐसे मान लो कि डांस में 20 बच्चे हैं, फुटबॉल में 15 है, तो कितने ज़्यादा है भाई 5, और कंपैरिजन होगा फुटबॉल वालों से यानी 15 से, % के लिए 100। अब 1/3 आप समझते हो 33.33% होता है। अप्रॉक्सीमेशन में आंसर पूछा है तो आंसर होगा 33%। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है कि एक बाइक की स्पीड हर घंटे 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, और पहले घंटे बाइक ने 40 किलोमीटर चला है। तो इसका मतलब पहले घंटे बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। 1 घंटे में जो डिस्टेंस बाइक ने चला होगा वही तो उसकी स्पीड होगी। अब 1 से जब ये स्पीड बढ़ेगी तो अगले घंटे बाइक चलेगी 41 किलोमीटर, फिर बाइक चलेगी 42 किलोमीटर। तो इसी तरीके से 8 घंटे तक बाइक ने टोटल कितना डिस्टेंस चला वो हमने बताना है। तो एक तरीके से हमें सम निकालना है 8 टर्म्स का, और ये सीरीज़ है एक AP सीरीज़ जहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 1 का, और AP सीरीज़ में हम इस फॉर्मूले से सम निकाल सकते हैं, जहाँ पर n का मतलब 8 होगा, 8/2 4 होते हैं। 2a का मतलब होगा 2 × में फर्स्ट टर्म जो कि 80 होगा। n-1 का मतलब होगा 8 में से 1 गया 7, और कॉमन डिफरेंस है देखो 1 का।
तो 4 इंटू में 87, या फिर आप 90 की गुना 4 में करोगे ना तो 360 आएगा। और 3 आपने 4 बार ही फालतू लिया तो 12 घटा लेना, तो 348 किलोमीटर होगा इसका आंसर। इसके बाद आज देखो क्वेश्चन नंबर 17 में। अब 17 क्वेश्चन में आपको समझा रखा है ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब होता है व्यापार में कितना हुआ घाटा। और जो फॉर्मूला यहाँ ले रखा है ना वो ले रखा है देखो, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल 5 वर्षों में कितना ट्रेड डेफिसिट रहा, मतलब कितना व्यापार में घाटा रहा। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2001 से 2002 में इंपोर्ट तो है देखो 48948, जब उसमें से आप एक्सपोर्ट को घटाओगे 34133, तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे 8 में से 3 गया 5, 1, 8, 4 और 1। तो इसी तरीके से आप एक एक करके ट्रेड डेफिसिट निकालते चलना और लास्ट में उसको ऐड कर देना। हालांकि मुश्किल ही आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, फिर से ये एक गलत क्वेश्चन है। तो 17 के बाद आ जाओ अब सीधा क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन आपके सामने ही देखो, समझो उसको। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको समझा रखा है कि कोई टीम है और वो टीम किसी काम को 50 दिनों में कर सकती है। हालांकि अगर 4 आदमी कम पहुँचे ना काम करने वाले तो फिर 20 दिन ज़्यादा लगते हैं, यानी कि उसी काम को होने में फिर 70 दिन लगेंगे। चलो एक बार आप इसका एलसीएम बताओ कितना होगा। तो देखो वो होगा 350, और 350 बटे 50 होगा 7, और 350 बटे 7 होगा 5। तो मान लो कि जब काम 50 दिन में हो रहा था तो इसका मतलब एक दिन में 7 काम होना चाहिए, और जब ये काम 70 दिन में हो रहा था तो एक दिन में 5 काम होना चाहिए। और मान लो एक मज़दूर एक काम करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई पहले तो होंगे 7%। अगर एक मज़दूर एक काम करेगा तो 7 काम तो 7 मज़दूरों ने किया होगा, और अभी अगर 5 काम हो रहा है तो इसका मतलब 5 ही मज़दूर काम पर हैं। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि 2 मज़दूर काम से चले गए, बट 2 नहीं गए, 4 गए हैं जो कि डबल हैं। तो अगर मैं इन्हीं का डबल कर दूँ ना तो मुझे यहाँ से पता चलेगा पहले कितने लोग काम करते थे 14, और अब कितने काम करते हैं 10। तो हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक, तो आंसर इसलिए कितना होगा 14। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको नज़र आ रहा है एक बार ग्राफ, जहाँ पर आपको बता रखा है टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज़ कि कितनी फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट में है। तो देखो बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जहाँ पर टोटल आपको नज़र आ रहा है 27%, कि इसी का अगर 1/3 छोड़कर चले जाए, यानी कि 9% छोड़कर चले जाए, तो बचे हुए की संख्या पूछी है। तो बचे होंगे 18%, तो बस हमें 18% निकाल देना है टोटल का, यानी 7200 का। और 7200 का जब आप 18% निकालोगे तो आप इसको ना कर ऐसे सकते हो कि पहले 20% निकाल लो। अच्छा 7200 का 10% 720 होगा, तो 20% 1440 होगा। और अगर मैं 72 दूनी 144 इसमें से घटा दूँ तो यहाँ मैंने किया क्या है, देखो ये 20% है, ये 2% है। अगर मैं 20 में से 2 घटाऊँ तो 18% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी 1296। तो इतने मतलब फैकल्टी बचेगी आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बता ये रखा है कि कोई प्रिंसिपल है 18,000, और इस प्रिंसिपल पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 2995.2 है, और हमसे इसी रेट पर इसी प्रिंसिपल पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 स्टेप करने होंगे इसमें, मतलब कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी मिलेगी, बट आप थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर ऑप्शन इतने सिंपल है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ना ये 3000 है। अब अगर 3000 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 2 साल का पता करना चाहूँ तो वो ज़रूर 3000 से कम होगा। 2 साल का जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना उससे तो सिंपल इंटरेस्ट कम ही होगा, लेकिन मैं तब भी उसको बढ़ाकर मान लेता हूँ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 ही है। चलो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 होगा
तो 1 साल का 1500 होगा। अगर 2 साल का 3000 है तो 1 साल का 1500 होगा और 3 साल का 4500 होगा। और इसका मतलब है 4500 तब होगा जब हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर 4500 से कम होना चाहिए और ऐसा एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आंसर होगा इसका 4320। हालांकि इसके अलावा अगर आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना चाहते हो तो देखो इसमें करना क्या होता है हमें कि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों बनाने पड़ते हैं। अब प्रिंसिपल तो है देखो 18,000 और अगर मुझे अमाउंट बनाना है तो मुझे प्रिंसिपल में ऐड कराना होगा ब्याज को। तो जब 18,000 रुपये में आप इतना ऐड करोगे ना 2995.2, तो यहाँ से आपको मिलेगा इतना रिज़ल्ट, यानी कि 20995.2। अच्छा, अगर इस डेसिमल को मैं यहाँ से हटा दूँ ना तो मुझे एक ज़ीरो लेना होगा। अब आप एक बात बताओ कि ये जो प्रिंसिपल हुआ है ना 18,000 इतना, ये कितने साल में हुआ है? तो 2 साल में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ना अगर हम इन नंबर्स को काटें तो हमें ज़रूर दोनों जगह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आएंगे। अगर ये 3 साल का केस होता तो मुझे परफेक्ट क्यूब नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं इन नंबर्स को जब तक काटूँ जब तक मुझे ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना नज़र आने लग जाए। अब देखो अगर ये 18 हट जाए तो यहाँ 10,000 रह जाएगा और 10,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100 का। तो आप करो क्या कि दोनों जगह ना 18 से काटो और पक्का ये 18 से कटेगा ही कटेगा। तो 18 से जब आप यहाँ काटोगे तो 18 एक कम हुआ 18, बचा 2 और 9, तो 18 एक कम 18 और फिर बचा 11 और फिर है 9। अच्छा, 18 गुना 6 होता है 108 और 108 जब आप इसमें से घटाओगे तो ये फिर से आपको मिलेगा कितना 11। उसके बाद फिर आपको मिला 5 और फिर से 18 गुना 6 108 होता है, जब इसमें से आप घटाओगे 7 2, तो इतना हमें मिलेगा ये। अब देखो अगर चाहो तो और भी काट सकते हो, बट क्योंकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना तो 100% ये नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर 100 का है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा। एक बात बताओ कि 100 से बड़ा नंबर राउंड ऑफ करके 110 होता है और 110 का जो स्क्वायर होगा ना वो 12100 होगा और ये नंबर थोड़ा कम है इससे। तो आप ये सोचो कि 100 और 110 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट कोई ऐसा नंबर हो कि उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 बन सके। तो आप कहोगे या तो 2 है या 8 है, यानी कि या तो ये स्क्वायर होगा 102 का या फिर होगा 108 का। 102 का स्क्वायर ये तब होता जब ये नंबर ज़्यादा इसके करीब होता 10,000 के, और 108 का स्क्वायर ये तब होगा जब ये नंबर ज़्यादा करीब हो इसके। तो इतनी बात आप समझ रहे हो कि ये नंबर ना इसके ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये 108 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब होगा कि हर साल प्रिंसिपल 100 से 108 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8% पर एनम। अब उसी रेट से और उसी प्रिंसिपल पे हमें निकालना था 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अब ऐसे सोचो कि जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8% होगा तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट सीधा 24% हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन को जब आप करोगे तो ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको 4320। तो यहाँ ये पूरा पेपर ख़त्म होता है और बिल्कुल जो अगला पेपर मैं कराऊँगा वो भी दास ग्रेड 4 का ही रहेगा। यही सीरीज़ हमारी ये भी चलती चलेगी। तो आज इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।